Assalamu alaikum, dear students. Today I am here to present the second topic of English essay outline before you. The topic is I do not agree with what you say, but I will defend to death your right to say it. I am CSP Muallim Afzal, and I am here today to present this topic before you. Whenever a literary or philosophical topic is given to you, the first thing that you have to do is to understand that topic in the simple meanings. Like, this is the topic, I do not agree with what you have to say. So, first, we will try to understand what this topic means in simple words, and afterwards, we will comprehend it and we will make an outline of this topic. So, I do not agree with what you have to say. What does it mean in simple words? कि आप जो भी कुछ कहते हो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट. लेकिन आप जो कुछ भी कहोगे मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि मैं अपने मरने तक उसको डिफेंड करूंगा कि आप उसको कह दो. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन सिंपल वर्ड्स, लुक, दिस इज द ट्रिक एंड दिस इज द टिप that you have to learn and you have to understand कि जब भी आप लोगों को कोई फिलोसॉफिकल इसे दिया जाए या कोई लिटरेरी या एब्स्ट्रैक्ट इसे दिया जाए तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो बड़ा कॉम्प्लेक्स, दैट वुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट इनटू सिंपल वर्ड्स. अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है. इसका मतलब ये है कि देखें, आप जो भी बात कर रहे हैं मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं तो आप करें इसको, और मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा कि आप इसको करें. इट मीन्स दिस एसे इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच यही चीज है कि आप जो भी बात कर रहे हैं तो मैं आपसे इख्तिलाफ जरूर रख सकता हूं. यह जरूरी नहीं है कि मैं आपसे इत्तेफाक करूं, मैं आपकी बात से डिफर कर सकता हूं, लेकिन आप जो कुछ कह रहे हैं तो मैं आपको बोलने दूंगा कि आप इसको बोलें. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. ये इसे CSS 2020 में गिवन था, आप वहां पेपर में जाके इसको देख सकते हैं. अब हम कोशिश करते हैं कि इसका हम आउटलाइन बनाएं. नंबर 1 देखें, whenever you have to build the outline, so the first thing that you have to write is introduction. In the last video I have told you that there are 3 parts of an introduction. Number 1 is hook, second is the body or the context of that introduction, and the third is the thesis statement. So first I would be giving you a hook. In 1633, the Italian scientist Galileo was tried by the Catholic Church for defending heliocentrism. Though condemned for challenging orthodoxy, his ideas eventually revolutionized science. Galileo's case exemplifies the timely struggle between authority and freedom of expression. देखें, गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, बड़ा मशहूर इटली का, और उसने पहली बार ये बात की कि सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है और तमाम प्लैनेट्स इसके गिर्द घूमती हैं. जो चर्च था, जो कैथोलिक चर्च था, उसका ये मानना था कि अर्थ जो है ना ये सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है. फॉर द फर्स्ट टाइम ही चैलेंज्ड द आइडियाज ऑफ कैथोलिक चर्च एंड फॉर विच ही वाज एग्जीक्यूटेड. अब देखें, उसने जो बात की थी ना, तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस टाइम नहीं था और उससे डिफर नहीं किया गया, बल्कि उसको सप्रेस किया गया और उसकी बात को दबाया गया. ये एक हुक मैंने दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड. यू कैन गिव एनी अदर इफेक्टिव हुक, एनी अदर कन्विंसिंग हुक. आप कोई भी अच्छा सा हुक दे सकते हो. आई एम गिविंग यू जस्ट अ सैंपल हेयर. उसके बाद इसका कंटेक्स्ट ये है इस टॉपिक का कि ये हम अब कंटेक्स्ट की बात करेंगे कि द फेमस स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू वोल्टेयर, ठीक है, वोल्टेयर रिफ्लेक्ट्स द फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस. It highlights that protecting speech, even speech we dislike, this is the thing, even speech we dislike is essential for democratic society. कि हम किसी चीज़ से अगर इत्तेफाक नहीं भी करते तब भी वो चीज़ जो है ना उससे हम ठीक है उससे हम डिफर कर रहे हैं, बट वी शुड लेट देम स्पीक. ये हमारा हो गया अगला पॉइंट. उसके बाद हम आते हैं इसके थीसिस स्टेटमेंट पे. दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, and that is
Although freedom of speech must operate within ethical and legal boundaries, ये ज़रूरी है. Defending the right of others to express dissenting opinions is indispensable for democracy, intellectual progress, social harmony, and human dignity, as it fosters debate, innovation, accountability, and pluralism. मैंने लास्ट इसे में आप लोगों को ये बात बताई थी कि तीसरे स्टेटमेंट में जो भी कीवर्ड्स आप लोगों के पास आते हैं, सो इट मीन्स दैट यू वुड राइट वन कंप्लीट पैराग्राफ ऑन ईच वर्ड. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. आगे क्या होता है जनाब. यहाँ पर फर्स्ट वी ट्राई हेयर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल clarity of this topic. We try to understand the conceptual meaning of this topic. The meaning of the statement is that the course emphasizes tolerance for opposing viewpoints. Tolerance. ठीक है, जो आपका opposing viewpoint है, you have to tolerate that and you have to promote this tolerance in the society even when one disagrees with them. This is the thing. ठीक है. Freedom of speech is defined as freedom of speech refers to the right to express opinions without censorship for or fear of retaliation. मैं कोई बात करूंगा, कोई मुझे रिटेलिएट ना करें, इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कहाँ से ये आइडिया आता है? वैसे दिस इज़ अ वेरी ओल्ड थिंग, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री हमारे पास, इसमें ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 19 ऑफ पाकिस्तानी का. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स, द रेफरेंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपकी राइटिंग में जो वेटेज आता है वो इस चीज़ से आता है. अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना हमारे पास, दिस पैराग्राफ इंटरनेशनल लीगल रिकॉग्निशन, इस पर यू हैव टू राइट ओनली वन पैराग्राफ ऑन दिस, ओनली वन पैराग्राफ. यू डोंट नीड टू राइट 4 सेपरेट पैराग्राफ्स ऑन इट. आप एक पैराग्राफ में उसको अपनी पूरी बात बताएं कि व्हाट आई वांट टू से. अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास इसके ये मेजर हेडिंग है, ये मेजर हेडिंग है. ठीक है, इसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस जो है ना, यहाँ पर ये मुझसे मिस हो गया है, यहाँ पर आना चाहिए इसके फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस. ठीक है, ये जगह मुझसे मिस हो गई है. फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस इसकी ये है कि हाउ इट पेव्ड वे फॉर डेमोक्रेसी. देखें, जॉन स्टुअर्ट मिल को आप सारे जानते हैं, ऑन लिबर्टी उसकी ये राइटिंग है, कंसेप्ट ऑफ मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़. वो क्या कहता है? मिल आर्गूड दैट इवन इनकरेक्ट आइडियाज़ शुड बी अलाउड बिकॉज डिबेट हेल्प सोसाइटी रीच ट्रुथ. अगर आपने ट्रुथ तक पहुंचना है, सो यू हैव टू प्रोमोट एंड यू हैव टू टॉलरेट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, कोई बंदा गलत बात करेगा, अगला बंदा उसको करेक्ट करेगा, एक थीसिस आएगा, एक एंटीथीसिस आएगा, उसमें से बातें डेवलप होगी एंड एट दैट वे वी वुड रीच टू द ट्रुथ. ये उसके साथ उसकी कोटेशन है, फेमस कोटेशन है, तो आप इसको देख लें. अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जनाब एसेंशियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सी सोसाइटी में फ्लरिश करेगा, इसकी एसेंशियल्स क्या हैं, जहां पर इसकी लीगल प्रोटेक्शन होगी. अब फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी ऐसी है कि वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही आपको सजा दिया जाता है, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, आपको खामोश कराया जाता है, देन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज एंड आइडियाज. सो लीगल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर freedom of speech. Similarly, free and independent media is important for freedom of speech. जहां पर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, जहां पर मीडिया फ्री नहीं है, so that would always censor the ideas and the expressions that one want to express. इसी तरह एकेडमिक फ्रीडम, जहां पर आज़ाद किताबें लिखने की इजाज़त नहीं है, जहां पर अपने आर्टिकल्स को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं है, सो यू वुडंट बी एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़. सो दीज आर नेसेसरी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अगले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो हैं प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी ओपिनियंस. देखें, हमारा जो लास्ट एसे था ना, उसमें हमने ये बात की थी कि माइनॉरिटी ने हमेशा सोसाइटी को प्रोग्रेस किया है. उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पर अटैच कर दूंगा. माइनॉरिटी ही हमेशा सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है. अब अगर माइनॉरिटी के राइट्स को
ऑप्रेस किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। वो इसका माइनॉरिटी का ये मतलब नहीं है रिलीजियस माइनॉरिटी, इसमें साइंटिफिक माइनॉरिटी आती है, इसमें सोसाइटल माइनॉरिटी आती है, इसमें एथनिक माइनॉरिटी आती है। अब फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में 5 साइंसदान पैदा हो गए और वो एक बात करते हैं और लोग उससे इत्तेफाक नहीं करते, सो दे आर साइंटिफिक माइनॉरिटी, ठीक है ना। इस तरह सोशल माइनॉरिटीज हैं, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटीज का मतलब नहीं है। एंड अगला पॉइंट है डिजिटल एक्सेस टू एक्सप्रेशन। अगर एक जगह पर डिजिटल एक्सप्रेशन नहीं होगी तो वहां पर फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंश्योर नहीं होगा। वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट, यहां से हमारे इसे का मेन आर्गूमेंट शुरू होता है। द मेन आर्गूमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, ठीक है। वो क्या है? नंबर 1, फिलोसॉफिकल डायमेंशन सर्च फॉर ट्रूथ। इफ वन हैज टू रीच टू द ट्रूथ एंड वन हैज टू सर्च द ट्रूथ, सो वहां से इसके फिलोसॉफिकल डायमेंशन से उसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है। इट enables सोसाइटी टू डिस्कवर ट्रूथ थ्रू डिबेट। डिबेट कैसे इंश्योर होगा? जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, डिबेट होगा ना। अब एक बंदा अगर बात करता है और पूरी सोसाइटी उसको टॉलरेट ही नहीं करती, उसकी आवाज को दबाया जाता है, तो फिर वहां पर ये आपके पास एग्जांपल है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो आप लोगों के पास है, पॉलिटिकल डायमेंशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, ओपन क्रिटिसिज्म प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। जहां पर सोसाइटीज़ में आवाज़ को दबाया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म आता है। और जहाँ पर ओपन क्रिटिसिज्म होता है, इट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। ओके, और इसमें वाटरगेट स्कैंडल आप लोगों के सामने है, ये रिचर्ड निक्सन से रिलेटेड है, तो आप लोग इस पर बेशक स्टडी करें। ये अगला पॉइंट है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इसके गवर्नेंस का डायमेंशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी नेसेसरी। हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट लगता है जो कि मल्टी बिलियंस का प्रोजेक्ट है, और आवाम को या इंटेलेक्चुअल्स को या इंटेलिजेंशिया को या सोसाइटी को लगता है कि ये प्रोजेक्ट इट्स नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन और सोसाइटी, उस पे तनकीद होती है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ें आवाज़ों को, ये जर्नलिस्ट का यहाँ पर जिक्र है, विसल ब्लोअर्स का जिक्र है, अगर लोग इसको दबाएंगे तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेसेसरी। हमारा अगला पॉइंट है इकोनॉमिक डायमेंशन, इनकरेजिंग इनोवेशंस। देखें, टू इनकरेज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, these intellectual freedom is necessary and freedom of expression is necessary। और आप यहां पर इसके एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है साइंटिफिक, इसका डायमेंशन है और वो है प्रोग्रेस इन नॉलेज। साइंस एडवांसेस व्हेन आइडियाज कैन बी चैलेंज्ड। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने प्रोटॉन्स की बात की। अब अगर एक बंदा कहे कि प्रोटॉन्स ही आखिरी बात है और इसके बाद एटम में तो कोई और पार्टिकल आ ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये चीज़ें, तो अगर एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को चैलेंज नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर नॉलेज का प्रोग्रेस नहीं होगा, न्यू नॉलेज नहीं आएगा। अब आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc² को उसने प्रेजेंट किया था, तो इसने पूरे क्लासिकल फिजिक्स की फाउंडेशंस को हिला दिया था, ठीक है ना। इसी तरह डार्विन की थ्योरी ने कि हाउ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। तो अगर ये बात ना करते और पुरानी बातें ही चलती, तो न्यूटोनियन फिजिक्स चलता, तो आज सोसाइटी में जो प्रोग्रेस है इसको हम ना देख पाते। दिस इज रिलीजियस टॉलरेंस, प्रोमोटिंग टॉलरेंस रिलीजियस, ठीक है। डायलॉग बिटवीन रिलीजियस प्रिवेंट्स एक्सट्रीमिज्म। अब जहां पर ये है तो वहां पर एक्सट्रीमिज्म नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे की बात को सुना जाता है, वहाँ पर पीस है, वहाँ पर हार्मनी है। और इसकी एक एग्जांपल एम्परर अकबर की हमने दी है। आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैंने जो कुछ यहाँ पर दिया है आउटलाइन, मैंने आप लोगों को जस्ट यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि दिस इज द वे यू हैव टू बिल्ड द आउटलाइन, ठीक है। आप इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स को, केस स्टडीज को, रेफरेंसेस को, बुक नेम्स को आप यहाँ पर कोट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि अगर आप इससे गो थ्रू करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने पॉइंट्स को ऐड करें, ताकि हमें पता चले कि यू हैव गॉन थ्रू दिस स्लाइड्स और आपने इसको देख लिया है, एंड दीज आर योर पॉइंट्स विच यू आर एडिंग टू दिस एसे। अगला पॉइंट हमारे पास है
वो है जनाब इसका कल्चरल डायमेंशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। देखिए कभी कभार अगर आपने किसी चीज़ को मॉक करना है, एंड इफ़ यू डिसएग्री विद एनीथिंग और यू वांट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ और यू वांट टू अपोज समवन्स आइडियाज़, सो आर्ट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस दोज आइडियाज़। एंड इसमें पिकासो के जो पेंटिंग्स हैं वो क्या है, फाशिस्ट वायलेंस को उसने उनमें से कंडेम किया, तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। अगला पॉइंट है जनाब इसके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी किस तरह पॉसिबल है। इसमें हमने मलाला की एग्जांपल दी है कि शी रेज्ड हर वॉइस फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स इन स्वात एंड इन केपी एंड इन पाकिस्तान। सो ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, और जो उसको खामोश कराया गया, दैट्स द इनटॉलरेंस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद जो अगला हमने पॉइंट दिया है वो एजुकेशनल डायमेंशन है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि ये प्रमोट हो, ये इंश्योर हो और ये परवान चढ़े। सो ओपन डिबेट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और फिर इसका हिस्टोरिकल अगर हम डायमेंशन देखें तो जितनी भी हिस्ट्री में रिवोल्यूशंस आए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट जितने भी स्कॉलर्स आए उन्होंने एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को चैलेंज किया, और वहाँ से फिर that paved way for the revolutions। ठीक, अब जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को हाल्ट किया जाता है, वेयर द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिस्करेज्ड और इट्स हाल्टेड और इट्स सप्रेस्ड, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। नंबर वन, वहाँ पर अथॉरिटेरियनिज्म आएगी, वहाँ पर मुतलकुल अनानियत आएगी, वहाँ पर हिटलर्स आएंगे, वहाँ पर डिक्टेटर्स आएंगे, वहाँ पर सेंसरशिप आएगा। दूसरा पॉइंट, सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। जैसे ऑर्थोडॉक्सी ने गलीलियो को एग्जीक्यूट किया, तो जहाँ पर देखे वही गलीलियो की एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो इससे साइंटिफिक एडवांसमेंट वो हाल्ट होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो सोशल स्टिग्नेशन आते हैं इसकी वजह से। इफ यू सप्रेस द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रेडिकलाइजेशन एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट्स। देखें वहाँ पर लोग किताबें चुपके से पब्लिश कराएंगे, लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे। इसकी मिसाल हमारे पास जो ईरान के रिवोल्यूशन 1979 के जो बेस में डॉक्टर अली शरीयती साहब थे, तो उन्होंने जितना भी काम किया वो सारा उन्होंने अंडरग्राउंड किया, उनकी किताबें बाद में पब्लिश हुई। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, ये हो जाता है क्योंकि हर गवर्नमेंट के बारे में लोग कहते हैं कि देखें जी सेंसरशिप कर रहे हैं, ये लेजिटिमेट आवाज़ों को दबाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर फिर उन सोसाइटीज़ में करप्शन होती है, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, और वहाँ पर सोसाइटी परवान नहीं चढ़ती। नाउ दीज आर फ्यू रिकमेंडेशंस फॉर यू। आप लोगों ने ये हाउ यू हैव टू इंश्योर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो नंबर वन, स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, promote responsible media, combating hate speech through legal protection। अच्छा, आपने करना क्या है, if you want to write this recommendations paragraph, so you can write one paragraph। आपने ये तमाम पॉइंट्स एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों की इसे बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, एंड यू कवर ऑल योर पॉइंट्स इन 18 पॉइंट्स इन 18 पैराग्राफ्स। इंकरेजिंग डिजिटल लिटरेसी, प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट एंड विसल ब्लोअर्स, promoting dialogue and tolerance, these are the points through which you can promote freedom of speech in a society। this is the conclusion तो हमारे पास एक ही पैराग्राफ होता है। मैंने आप लोगों को एक सैंपल दिया है। freedom of speech represents one of the greatest achievements of human civilization। it allows societies to challenge injustice, pursue truth and nurture democratic values। this slide is flashed before you। आप इसको रीड करें, आप इसको पढ़ें और आप इससे आइडिया लें how you have to conclude your conclusion and your whole essay। so I hope you would understand। अगर आप लोगों की इस essay के बारे में, इस आउटलाइन के बारे में कोई भी ख्यालात हैं, आप लोगों के जो भी व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसका इजहार करें ताकि हमें पता चले। if you are adding any point in this or if you are negating any of the points which I have represented before you, so please tell us in the comment section and I hope कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। Thank you so much